मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से पारेतंत्र के घटक देखे थे हमने, कौन कौन से जैविक और अजैविक। अजैविक तो हमें पता ही है, जल वायु जो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, और जो सजीव होते हैं जो जिंदा रहते हैं जैसे जीव जंतु, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हम नहीं देख सकते, पेड़ पौधे, ये सब किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में। ठीक है। अब जैविक घटक जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे, ये सब किस में आ जाएंगे, सजीव में। तो हम लोग कैसे जिंदा रहते हैं, किस पे डिपेंड है, हम लोग निर्भर हैं खाना खाने पे। मतलब खाना मेन जो हमें क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो हमने पढ़ा था कि जैविक वाले भी कई वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन से, एक तो उपभोक्ता, सबसे पहले तो उत्पादक कौन से बचाएंगे, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे घास, पेड़ पौधे। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्राइमरी वाले, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो तृतीयक वाला जो होगा वो कैसा होगा, मांसाहारी होगा। ठीक है। अच्छा, अब उपभोक्ता जो ये सारे थे, उनके बाद क्या होगा, जब ये उपभोक्ता कभी ना कभी तो मरेंगे ही, है ना। तो क्या होगा कि जो शरीर है, मृत शरीर है, उसको भी तो, जैसे कोई इंसान अगर या कोई जानवर को भी देखते हैं मर जाता है, तो क्या वो कुछ साल के बाद भी ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं, वो क्या होता है, या तो उसका शरीर गायब हो जाता है। तो शरीर कैसे गायब हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पक्का होंगे जो उस मांस पर या उस निर्जीव वस्तु का क्या करते हैं, भोग करते हैं, उन्हें खाते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में बात करनी है। एक जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर्स, हिंदी में क्या नाम हो जाएगा इसका, उपघटनकर्ता। डीकम्पोजर्स क्या उपघटन करता, उपघटन मतलब होता है किसी भी सड़ी गली या खराब चीज़ को कोई ना कोई ऐसा जीव क्या करे, डाइजेस्ट कर ले, खा ले, ख़त्म कर दे उसको। ठीक है, तो वो हो गया उपघटन, और जो करती है वो क्या हो जाएगा, उपघटन करता। ठीक है, इसका जैसे एक परिभाषा है, देख लेते क्या है। वनों में सभी प्रकार के जीवों के मरने के बाद उपघटन करता, उपघटन किसके द्वारा होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, खनिज पदार्थों के चक्रीकरण का कार्य करता है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, मेन तो कार्बन ही सोर्स है। तो क्या होगा, जब अभी तो कार्बन का शरीर है, जब क्या होगा, जब हम मर जाएंगे तो क्या होता है, हमारे शरीर को, हमारे पूरे जो पृथ्वी है ना, पारितंत्र है, वो साइकिल चलती रहती है, एक पुनः चक्रण होता रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है, इनका चक्रण होता रहता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंसान हैं, पृथ्वी को अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वनों में सभी प्रकार की, वनों में सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जीवों के मरने के बाद उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कई गैसों और क्या हो सकता है, मिनरल्स, खनिजों का चक्रण होता रहता है। जो इंसान जिस चीज़ से
मिलकर बना है वो उसे कहीं लेके नहीं जा सकता, उसको इस दुनिया में ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक पॉइंट है क्या, कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पारितंत्र मतलब तो समझ गए थे, अब कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल। मतलब कि जैसे कि कोई भी पारितंत्र मानव द्वारा निर्मित हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे एक्वेरियम, देखा होगा सबने, क्या होता है एक्वेरियम, हम क्या करते हैं मछलियों के लिए एक आर्टिफिशियल कृत्रिम क्या बनाते हैं, एक उनके रहने लायक पर्यावरण देते हैं उनको। क्या करते हैं, हम पत्थर लगा देते हैं, उसमें कई सारे छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए एक फिल्टर आता है पंप, वो लगा देते हैं, और हम रोज़ उनको क्या करते हैं, खाना दे सकते हैं। तो हमने उनके लिए आर्टिफिशियली एक क्या बना दिया, उन्हीं के हिसाब का एक पारितंत्र बना दिया। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम पारितंत्र। ये आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है, नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, यहाँ सिर्फ समझाने का काम रहेगा। तो एक पॉइंट क्या हो गया, कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका उदाहरण क्या हो गया, एक्वेरियम। ठीक है, इसी के लिए भी हम रहने लायक जगह बनाएं, उनके रहने मतलब उनकी फेवरेबल कंडीशन, मतलब जहाँ पे वो अच्छे से रह सकें, वो सब चीज़ें हम उनके लिए क्या करें, प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें रहने में दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। हम लोग ने कल पढ़ा था कि घास को कौन खाता है, चूहा, चूहे को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खा सकता है, उसके बाद उससे बड़ा जानवर, और उससे बड़ा जानवर क्या हो जाएगा, शेर। तो ये क्या हो गया, किसी भी ऊर्जा का प्रवाह एक लेवल से दूसरे लेवल। अब लेवल क्या है, वही उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी, टेरिशरी। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, एनर्जी फ्लो के लिए। ठीक, और अगर बात करें पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्रोत है ऊर्जा के लिए, सूरज, सन क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, अब एक पॉइंट और देख लो, सूर्य क्या है, सूर्य पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, सूर्य तो बहुत सारी रोशनी देता है, और फोटोसिंथेसिस जो एक प्रक्रिया है वो कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो पेड़ क्या कह सकते हैं, कोई पेड़ पौधा होता है तो अपना खाना बनाने के लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया करता है। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो सूरज की सारी रोशनी इस्तेमाल कर लेता है, नहीं, कोई ना कोई एक रेंज से शुरू होकर दूसरी, मतलब जैसे 1 से शुरू हुआ तो 1 से लेके मतलब कुछ भी एक रेंज होती है, उसके बीच में अगर सनलाइट है तो वो सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट 1 से लेके 2% तक ही ऊर्जा किसकी, सूरज की इस्तेमाल करता है। तो उसे क्या बोला जाता है, PAR। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ऐसी किरणें जो सूरज से आती है, सूरज से मिलती है, तो ऐसी किरणें जो कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के लिए जरूरी हो, तो प्लांट सिर्फ इतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल करता है, और ये होती है 1 से लेकर 2% तक। ठीक है, उसके बाद है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक लेवल से दूसरे लेवल पर होना। लेवल क्या होंगे, वही उपभोक्ता, सबसे पहले उत्पादक से जो भी ऊर्जा मिलेगी उसे कौन खाएगा, प्राइमरी उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता, उसके बाद टेरिशरी। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद एक है पॉइंट पोषक चक्रण। पोषक चक्रण क्या होता है, पोषक मतलब समझते हैं हम पोषण से, तो
हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पोषण होते हैं, क्या क्या केमिकल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाने से मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें पोषक चक्रण, न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे कि किसी भी पेड़ को खाना पीना कैसे लेता है, वो अपने मिट्टी से लेता है। मिट्टी में ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, नाइट्रोजन या सल्फर या और भी बहुत सारे ऐसी खनिज हैं जो उन्हें ज़मीन से मिलते हैं। तो ये ज़मीन में कहाँ से आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई एक ऐसा सर्कल होगा, कोई ना कोई ऐसा चक्रण होगा जिसकी वजह से ये सारा प्रक्रिया चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोषण चक्रण। इसकी परिभाषा आप लोग खुद से लिखेंगे टेक्स्ट बुक से देख देख के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पोषण चक्र कितने टाइप के हो गए, पोषण चक्रण कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, और क्या सकता है, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। तो इन सब का क्या होगा, पुनः चक्रण होता रहता है कि दुनिया में कोई पृथ्वी पर या जो भी हमारा पारितंत्र है उसमें किसी भी खनिज की कोई कमी ना हो जाए, इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क यही रहेगा कि आप आज जो जो वीडियो में समझाया जाएगा तो उसकी आप लोगों को खुद परिभाषा लिखनी है, नोट करनी है पूरी लाइन बाय लाइन फेयर नोटबुक में। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखना है, एटलीस्ट इतना लिखो जो एप्लीकेबल हो, वैलिड हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारितंत्र के बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं कि किसी भी पारितंत्र में कितने उत्पादक हैं, उसके बाद कितने उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता में भी 3 जो स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कवर करेंगे।